बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नोमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का एक टॉपिक करेंगे जो कि है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। के हमारे पास जब भी फेज चेंजेस होता है तो उसके एनर्जेटिक्स का क्या रोल होता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा, एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस से क्या मुराद है? ये जो फेज चेंजेस होती है स्टूडेंट्स, फेज चेंजेस से क्या मुराद है कि सॉलिड का लिक्विड में चला जाना, ठीक है, मे बी ये वापस भी आ जाए, या फिर लिक्विड का सॉलिड में चला जाना, ठीक है, लिक्विड का गैस में चला जाना, वेपर्स में, ठीक है। तो ये चेंजेस जो ये कहलाते हैं सॉलिड से लिक्विड, ये फेज चेंज हो गया, लिक्विड से वेपर ये फेज चेंज हो गया। तो इन फेज चेंजेस के अंदर हमेशा एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। ठीक है, कि एक जो सब्सटेंस हमारा सॉलिड से लिक्विड में चला गया तो उसने अपना फेज चेंज किया, तो उसमें एनर्जी चेंजेस क्या होंगे, उनको कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर। सॉलिड से लिक्विड वाले कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो हम इसको डेल्टा एच एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन को डेल्टा एच की, कितनी हीट उसने अब्सॉर्ब की। और लिक्विड से वेपर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम डेल्टा एच वी लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि जब सॉलिड लिक्विड में जाएगा, ठीक है, या लिक्विड वेपर्स में जाएगा तो कुछ एनर्जी चेंजेस होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि क्यों होता है एनर्जी चेंज। देखें, सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग ऐसे, ठीक है। अब इसने सॉलिड से लिक्विड में जब जाना है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसने लिक्विड में जाना है। अब लिक्विड में जाने के लिए मॉलिक्यूल वही रहेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, लिक्विड में सॉलिड की निस्बत मॉलिक्यूल दूर दूर भी होते हैं और रैंडम भी होते हैं। तो इनकी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी कम हो गई, पहले ज्यादा थी अब थोड़ी वीक हो गई। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, जिसको हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। ठीक है, अब ये लिक्विड हो गया लेट्स सपोज, और लिक्विड से वेपर में जाने के लिए, वेपर के मॉलिक्यूल आपको पता है बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, तरतीब भी कोई नहीं होगी, वही मॉलिक्यूल है, बेसिकली ब्लू ही बनाने चाहिए थे मुझे, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन नेग्लिजिबल होती हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होगी, लिक्विड से वेपर्स में जाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन खत्म हो जाती हैं, तो यहाँ पे एनर्जी चेंजेस ज्यादा होंगे, यहाँ सिर्फ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, सॉलिड से जब लिक्विड में आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ ना कुछ सिर्फ लूज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां से यहां जाने के लिए थोड़ी कम एनर्जी चाहिए होगी, जबकि लिक्विड से वेपर में जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम अपना टॉपिक। पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, वो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस का 1 मोल एब्जॉर्ब करेगा टू कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड, उसी सब्सटेंस का लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट। उसको हम क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब ये मैं सारी आपको समझाता हूं कि सॉलिड का 1 मोल, सॉलिड सब्सटेंस का 1 मोल वो कन्वर्ट हो गया है 1 मोल लिक्विड के अंदर, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ,
हमने उसको बेशक पहले जो हीट की होगी किया होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जब वो पहुंच गया, अब मेल्टिंग पॉइंट पे पता क्या होगा स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड वो कन्वर्ट होगा फौरन से, ठीक है। तो उसके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको कम करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी का नाम है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखें कि इस वक्त जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी ये सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, टेम्परेचर तो कौन सा होगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी वो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से रिलैक्स करने, दूर करने में, ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए होगी। जैसे हमारे पास वाटर है सॉलिड फॉर्म में, आप H2O लिख लें, यहां से हम इसको लेके जाते हैं, किसमें लेके जाते हैं, लिक्विड में, ठीक है। वाटर ही है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में H2O, ठीक है। अभी देखिए ना, टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पानी का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी 0 पे ही जमता है और 0 पे ही पिघलता है। अब 0 के ऊपर टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हम, टेम्परेचर वही, हम चाहते हैं आइस से क्या बन जाए, पानी बन जाए। तो हम जितनी भी एनर्जी देंगे वो आइस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करके थोड़ा बहुत रिलैक्स फ्रीली मूव करेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में जब जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स टाइटली हेल्ड होते हैं, यहाँ पे लूजली हेल्ड होते हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से इधर उधर क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तो इस वक्त जो हमें जो हीट चाहिए होगी वो क्या होगी, मोलर हीट ऑफ वेपर फ्यूजन, और इसकी वैल्यू होती है 4.6 किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब पानी के 18 ग्राम को सॉलिड से, बर्फ से लिक्विड बनाने के लिए हमें 4.6 किलो जूल हीट चाहिए होगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है। याद रखें टेम्परेचर 0 ही रहेगा, इसीलिए यहां बात लिखी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वरना तो हम इसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी मर्जी हीट करते हैं, नहीं, हमारा मकसद टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद है कि ये जो आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये थोड़े बहुत रिलैक्स होके रैंडम मोशन के अंदर इधर उधर आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन में आ जाएंगे। तो ये रैंडम मोशन में आने के लिए इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करना पड़ेगा, उसके लिए इनको चाहिए जो एनर्जी, उस एनर्जी का नाम है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, थोड़ी सी नहीं है। अच्छा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, नीचे जो पूरा पैराग्राफ है ना वो इसकी सिग्निफिकेंस है। अब पानी की या वाटर की जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए जब बर्फबारी होती है तो वो इतनी आसानी से पिघलती नहीं है, उसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, ठीक है। वो सॉलिड की फॉर्म में वहां पे इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। और ग्लेशियर्स बन जाते हैं, आइसबर्ग्स भी हम उनको कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो हमारे पास ग्लेशियर्स होते हैं या आइसबर्ग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तो व्हाइट कलर की एक लेयर बना देते हैं जमीन के ऊपर, ठीक है, सूरज से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करके टेम्परेचर भी कम करने में मदद देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलते हैं, अगर ये अचानक से पिघल जाए, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है पिघलने के लिए, ठीक है, अगर ये अचानक से पिघल जाएंगे तो बहुत ज्यादा फ्लडिंग होगी, मतलब सैलाब आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसका फायदा क्या हुआ हमें, तो ये जमीन में एक सिस्टम मेंटेन करने का काम करता है, टेम्परेचर भी मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है स्टूडेंट, सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करके भी हमें टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद देते हैं। और ये हमारे वाटर के स्टोरेज का क्या है, जरिया है, सडन क्लाइमेट चेंजेस नहीं होने देते, जितने भी हमारे पास ग्लेशियर्स मौजूद हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो फिर सैलाब भी आ रहे हैं, और हमारे जो दुनिया का टेम्परेचर है अर्थ का, वो भी क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा है। तो ये सिग्निफिकेंस है ज्यादा हीट होने की, कि ये आइस की फॉर्म में इकट्ठा होता रहता है पानी, ठीक है, फिर वो टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरीके से वेपर बनाना, 1 मोल ऑफ लिक्विड होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, 1 मोल ऑफ वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 mole of liquid
इनटू इट्स वेपर्स, लिक्विड को किस में लेके जा रहे हैं, वेपर्स में लेके जा रहे हैं, वेपराइज कर रहे हैं, ठीक है। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अब कौन सा टेम्परेचर होगा, लिक्विड वेपर में कहा कब जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जैसे पानी है ना, 100 पे पानी बेशक बॉयल होता है, ठीक है, पानी 100 पे क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉयल होता है, वाटर से वेपर्स बनना शुरू, वो तो पहले स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जितना भी हम हीट करते हैं वो सारी की सारी, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो लिक्विड किस में जाएगा, वेपर्स में जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जितनी भी अब हम जो हीट दे रहे हैं, पानी का टेम्परेचर यही रहेगा, सारी की सारी हीट लिक्विड से कहां जा रही है, वेपर्स के फॉर्म में जाने में हमें मदद दे रही है, ठीक है। इसकी भी हम ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, ये लिक्विड है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, यहां से वाटर वेपर्स की फॉर्म में गैस लिखेंगे हम, ठीक है। तो कितनी हीट चाहिए, 40.6 किलो जूल पर मोल, ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट है, इसकी निस्बत भी ज्यादा है, क्यों, यहां पे स्टूडेंट्स हमें इतनी 4.6 चाहिए थे, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को बस थोड़ा सा एक दूसरे से क्या करना होता है, दूर करना होता है, लेकिन वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन खत्म हो जाती हैं, और वो वेपर्स की फॉर्म में एक दूसरे से बहुत क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जिस तरह वो लिक्विड में पहले करीब करीब मौजूद होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के करीब करीब, ये बीकर के अंदर है, लेकिन जब वो वेपराइज हो गए तो इतनी दूर दूर भेजने के लिए उन्हें ज्यादा सारी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें ये दोनों एनर्जीज हमें क्यों चाहिए होती हैं, इससे हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, ये जो फ्यूजन है ये 0 डिग्री पे ही होगी, वाटर की बात करें, ये जो हमारे पास वेपराइजेशन है ये 100, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, हमें ये हीट चाहिए कि हम उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करके सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से वेपर्स में लेके जाएं, ठीक है। तो पानी की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है मोलर, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसके नीचे एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ मोलर हीट्स ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स पे क्या इफेक्ट होगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है। देखें, सिंपल सी बात है, सॉलिड में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल तकरीबन जुड़े होते हैं, तो जब हम हीट करके उनको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से क्या होता है, दूर जाता है, रोटेट करते हैं, फ्रीली फ्रीली मूव करते हैं, जबकि वेपर्स के अंदर तो वो एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं, उनके दौरान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल कम हो जाती है और वो बिल्कुल आजाद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है हमारे पास इनको हीट करने का, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका टॉपिक था, होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को अपने क्लास फेलो तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।